प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष कहानी लेकर, जिसका नाम है नागलोक के राजा बासी की कहानी। आज मैं कहानी का तृतीय भाग लेकर आया हूँ। प्रथम और द्वितीय भाग उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी हर कहानी आपके समक्ष जल्द ही पहुंच जाएगी। तो आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं। राजा बासिक का दूत जब राजा पारिक के दरबार में पहुंचा तो सभा में मौजूद सभी जन काफी प्रसन्न हुए। दूत का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। दूत भी राजा पारिक की स्वागत शैली से काफी प्रभावित था, लेकिन इस कार्य कुशलता के बाद उसके जहन में अब एक डर जन्म लेने लगा था। उस झूठे संदेश का डर जो राजा बासिक ने राजा पारिक के लिए भिजवाया था। आखिरकार वह घड़ी आ चुकी थी जब राजा पारिक ने संदेश पढ़ने का हुक्म दिया। जैसे ही एक पंडित ने संदेश पढ़कर सुनाया तो राजा पारिक, मंत्रीगण व सभा में मौजूद सभी जन चकित रह गए। सभा में एक सन्नाटा सा छा गया। आखिरकार सब सोचने को मजबूर हो गए कि ये कब और कैसे हुआ। चूंकि दूत राजा बासिक के लोक से था, इसलिए राजा पारिक ने सभा का सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, जब तक ये दूत हमारी नगरी में रुकना चाहे रुक सकता है, तब तक इनकी मेहमान नवाजी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और जब भी इनका जाने का मन हो, खजांची को कहकर इन्हें अच्छी भेंट दें। दोस्तों, दूत को तो अतिथि गृह में भेज दिया गया, किंतु राजा पारिक इतने भी भोले और नासमझ नहीं थे कि वह केवल दूत के हाथों भेजे गए एक संदेश पर विश्वास कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के ज्ञानी पंडितों को सभा में एकत्रित होने का हुक्म दिया। पंडितों को जैसे ही राजा का समाचार मिला तो वे सभी अपने अपने पोथी पुस्तक उठाकर दरबार में एकत्रित होने लगे। जो ज्यादा बुजुर्ग पंडित थे, यानी जो चल फिर नहीं सकते थे, उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई, क्योंकि ज्यादा बुजुर्ग पंडित ज्यादा बड़े विद्वान माने जाते थे। वे किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने में समर्थ होते थे। चूंकि ये मसला काफी गंभीर था, इसलिए इसमें सभी की उपस्थिति काफी अहमियत रखती थी। जब सभी पंडित दरबार में एकत्रित हो गए तो राजा पारिक ने कहा, नमस्कार पुरोहितों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे राज्य को चलाने में आप जैसे विद्वानों की विशेष भूमिका रही है। जब जब हमारी नगरी में कोई संकट आया है, तब तब आप लोगों ने हर समस्या का समाधान निकाला है और हमें विकट से विकट परिस्थितियों से निकाला है। आज एक ऐसा ही संकट हमारी नगरी और हमारे स्वाभिमान पर आन पड़ा है। पंडित बोले, बताइए महाराज, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं। तो राजा पारिक ने राजा बासिक के साथ हुई मुलाकात और आज राजा बासिक द्वारा भेजे गए संदेश का सारा विवरण पंडितों को सुना दिया और बोले, तो आप अपने अपने पतड़े खोलकर इस समस्या का पूरा विवरण मुझे बताइए कि राजा बासिक अपने संदेश के माध्यम से कहाँ तक सच और कहाँ तक झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, उन दिनों पंडित ही एक ऐसा जरिया होते थे जो हर बीता हुआ कल व आने वाले कल के बारे में सही सही बता सकते थे। राजा की सारी कहानी सुनने के बाद सभी पंडित अपनी अपनी पोथी खोल अपने कार्य में जुट गए। अपने कार्य में जुटे हुए पंडितों को एक दिन बीत गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। फिर दूसरा दिन, आखिरकार तीसरा दिन की शाम सारे पंडित अपने अपने निर्णय पर पहुंच गए। सभी पुरोहितों ने अपनी अपनी जानकारी एक बुजुर्ग पंडित को बताकर कहा, आप हम सब में सबसे बड़े हो, यदि आप ही पूरी कहानी महाराज को अपने मुख से बताओ तो अच्छा रहेगा। बुजुर्ग पंडित ने सभी पुरोहितों की बात पर सहमति जताई और राजा पारिक से बोले, महाराज, राजा बासी को आपसे कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी है तो सिर्फ इतनी कि उनकी रानी ने एक कन्या को जन्म दिया और आपकी रानी ने एक राजकुमार को। उनका मानना है यदि वह अपनी कन्या
आपके राज्य में ब्याहते हैं तो उन्हें लड़की वालों की तरफ से होने के कारण अपना सिर सदैव आपके सामने झुकाना पड़ेगा। इस अपमान से बचने के लिए उन्होंने उस कन्या को भी मरवाने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या जिंदा है और राजा बासी की नगरी में ही उसका पालन पोषण किया जा रहा है। किंतु महाराज, राजा बासी को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। महाराज, एक बात का ध्यान अवश्य रखना, नागलोक में जाकर अपनी पुत्र वधू को बल द्वारा पृथ्वी लोक पर लाने का निर्णय अपने जहन में कभी मत लाना, क्योंकि राजा बासिक नागों की देवता हैं और उनके पास बहुत बलधारी नागों का समूह है। वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। राजा पारिक, तो क्या मेरी पुत्र वधू को नागलोक से पृथ्वी लोक पर लाने का कोई रास्ता नहीं है? बुजुर्ग पंडित बोला, महाराज, इसका केवल एक ही रास्ता है। जब वह कन्या 18 वर्ष की हो जाएगी तो राजा बासिक को कोढ़ नामक एक रोग निकलेगा। कोढ़ एक भयंकर रोग होता है जिसमें शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। उस रोग को ठीक करने के लिए राजा बासिक को नागलोक में कहाँ भी दवा नहीं मिलेगी। वे इस रोग से तभी स्वस्थ हो पाएंगे जब उनकी कन्या निहालदे पृथ्वी लोक पर स्थित भालरा नामक कुएं के पानी से राजा बासी को स्नान कराएगी। केवल यही एकमात्र उपाय है जिससे राजा बासिक कोढ़ रोग से निजात पा सकते हैं। इसलिए महाराज, कृपा उस कन्या को 18 वर्ष की होने दें। जब वह भालरा कुआं पर आएगी तो राजकुमार परीक्षित वहां से उसे जबरदस्ती भी ला सकते हैं और दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं। इतनी बात कहकर सभी पंडित अपने स्थान से उठ खड़े हुए और बोले, महाराज, अब हमें जाने की इजाजत दें। राजा पारिक ने सभी पंडितों को भारी दक्षिणा देकर विदा किया और आने वाले 18 वर्षों के बारे में सोचने लगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ की कहानी को थोड़ा विराम देकर राजा बासी की नगरी की ओर चलते हैं। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया, फिर 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष और एक दिन ऐसा भी आया जब निहालदे 18 वर्ष की हो गई। एक दिन राजा बासिक अपने घोड़े पर सवार होकर नगरी के बाजार की सैर कर रहे थे तो अचानक रतन सेठ की हवेली की छत पर राजा की नजर जाती है। तो राजा को एक अचंभित करने वाला दृश्य दिखाई पड़ता है। उन्होंने देखा आज आसमान से 2 सूरज निकले हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर राजा को पता लगा कि एक नौजवान रूपमती लड़की छत पर अपने केस सुखा रही है। लड़की इतनी सुंदर थी कि मानो उसका रूप सूरज के समान खिल रहा हो। राजा बासिक उसकी सुंदरता पर इस कदर मोहित हुए कि उन्होंने मन ही मन उससे विवाह करने का निर्णय कर लिया। राजा बासिक इस चीज से बिल्कुल अनजान थे कि जिससे वह विवाह करना चाहते हैं वह उन्हीं की पुत्री है। दोस्तों, सत्य का जमाना था और उस समय पाप की सजा बहुत भयंकर मिलती थी। तो राजा बासी को उसी समय शरीर में खुजली चढ़ना शुरू हो गई। जब उन्होंने अपनी ही पुत्री से विवाह करने का निर्णय लिया और महल पहुंचते पहुंचते खुजली इतनी तेज हो गई कि राजा पागलों की तरह पूरे शरीर को खुजलने लगे। यही वह वक्त था जब राजा बासी कोढ़ नामक रोग की गिरफ्त में आ चुके थे। अब राजा का शरीर धीरे धीरे गलने लगा था। रोग ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया था। एक से एक नामी वैद्य हकीमों को बुलाया गया। सभी ने अपनी अपनी दवाइयां भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर सब विफल होने के बाद राजा ने राज्य के सभी ज्ञानी पंडितों को सभा में एकत्रित होने का हुक्म दिया। जब सभी पंडित सभा में एकत्रित हो गए तो राजा बासिक ने कहा, पंडितों, अपनी अपनी पोथी खोलिए और अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए कि मैं इस भयंकर बीमारी की गिरफ्त में कैसे आया जो दिन रात मेरे पूरे शरीर को खाए जा रही है, और इसका क्या उपाय है। राजा का हाल देखकर पंडित भी काफी चौंक गए। फिर वे अपनी अपनी पोथी खोलकर बैठ गए। निष्कर्ष पर पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। वे सभी समस्या की जड़ तक तो पहुंच गए, किंतु कोई पंडित कुछ बोलता ही नहीं। वे सब राजा के खिलाफ उस षड्यंत्रकारी योजना को बताते हुए काफी डर रहे थे जो उनकी रानी ने बनाई थी। काफी वक्त गुजरने के बाद जब किसी भी पुरोहित के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला तो राजा बासी काफी गुस्से में आ गए। बोले, क्या हो गया? क्या तुम्हारी विधा अब विफल हो गई? क्या अब हम तुम्हें राज्य के ज्ञानी पंडितों की उपाधि देना बंद कर दे? फिर भी किसी पंडित के मुंह से कोई आवाज न निकली।
फिर राजा बासिक ने कहा, तो ठीक है, आज आप सब अपने अपने घर जाइए और इस समस्या पर विचार कीजिए। यदि कल तक आप लोगों ने मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी तो याद रखना, मैं आप सभी को फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा के मुख से ऐसे कथन सुनने के बाद सभी पंडित डरते डरते अपने घर चले गए। घर जाकर पंडितों ने चौपाल में एक सभा आयोजित की और उनमें से एक ने कहा, देखो भाइयों, यदि हम राजा को सही बताएंगे तो भी मारे जाएंगे और नहीं बताएंगे तो भी मारे जाएंगे। आखिर हम करें तो क्या करें। फिर सभी पंडित एक बुजुर्ग पुरोहित के चरणों में गिर कहने लगे, दादा, आप हम सभी से विद्वान हैं और बुजुर्ग भी, कृपा आप ही कोई हल निकालें। अपने सामने इतने सारे भयभीत चेहरों को देखते हुए बुजुर्ग पंडित ने कहा, तो ठीक है, कल मैं बताऊंगा राजा को सारा सत्य। यदि राजा को दंड देना होगा तो मुझे दे देंगे, वैसे भी मेरी तो अब उम्र हो गई है। तुम सब कल दरबार में मेरे पीछे बैठ जाना और सारा काम मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों, अगले भाग में अर्थात चौथे भाग में आप सुनेंगे जब राजा बासी को सत्य का पता लगेगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी। आखिर क्या सजा देंगे राजा रानी को इस षड्यंत्र की, या फिर राजा अपने लेंगे अपनी राजकुमारी निहालदे को। लेकिन इन सब के बाद आखिर वो कौन सा कदम था जो राजा पारिक राजा बासी के उस झूठे संदेश पर उठाने वाले थे। जानने के लिए बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, जिससे अगला भाग तुरंत ही आपको मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों।